कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। यह अध्याय चल रहा है हमारा किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। छात्रों, आज हम गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे। छात्रों, गोलीय पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल पृष्ठ वह होता है जो उभरा हुआ होता है, जिसका तल उभरा हुआ होता है, उसे हम उत्तल कहते हैं। एक होता है अवतल। अवतल का मतलब होता है जो दबा हुआ तल होता है, जो दबा हुआ होता है अंदर की ओर, उसे हम अवतल कहते हैं। तो उत्तल तथा अवतल पृष्ठों पर अपवर्तन का सूत्र जो है वो हमने सिद्ध करना है, दोनों पृष्ठों पर, उत्तल पर भी और अवतल पृष्ठ पर भी। फॉर्मूला दोनों पृष्ठों के लिए एक समान होता है। उत्तल पृष्ठ के लिए भी वही सूत्र होता है और अवतल पृष्ठ के लिए भी वही सूत्र होता है। छात्रों, हम गोलीय उत्तल पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र सिद्ध कर रहे हैं हम। देखो, मान लिया हमने कि एक SP' एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है, जो चित्र में नीचे चमक रहा है। SP' एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P है और वक्रता केंद्र C है। SP' गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इसका वक्रता केंद्र C है और ध्रुव P है। O एक बिंदु वस्तु है। बिंदु वस्तु का मतलब बहुत छोटी वस्तु। O एक बिंदु वस्तु है। O से जाने वाली प्रकाश किरण OA, O से जाने वाली प्रकाश किरण OA अपवर्तन के पश्चात अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है। अभिलंब CAN की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब CAN की ओर झुक गई है। CAN अभिलंब है। हम जानते हैं केंद्र को पृष्ठ से मिलाने वाली रेखा पृष्ठ पर अभिलंबित होती है, तो CAN अभिलंब है पृष्ठ पर, इसलिए OA आने वाली प्रकाश किरण जो है वो अभिलंब CAN की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली गई। दूसरी प्रकाश किरण OP है। OP जो पृष्ठ पर अभिलंबित गिर रही है, क्योंकि केंद्र से जाने वाली है भी, पृष्ठ पर अभिलंबित गिर रही है, और अभिलंबित जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अतः यह प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जा रही है। तो दो अपवर्तित किरण हो गई, एक AB हो गई और एक PC हो गई। दोनों अपवर्तित किरणों को आगे देख रहे हैं हम, तो आगे ये फैल रही हैं, मिलेंगी नहीं। इसका मतलब कहीं आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इन किरणों को हम पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये I पर मिल रही हैं, मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, बिंदु I पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब बन गया। बिंदु I पर आभासी प्रतिबिंब बना। यह वास्तविक नहीं है, आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहां पर प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जो बिंदु वस्तु O थी, उसका आभासी प्रतिबिंब I बन गया। चित्र में चमक रहा है। OAN आपतन कोण होगा, ये OAN आपतन कोण होगा, क्योंकि हम जानते हैं आने वाली किरण, आपतित किरण जो होती है और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है। तो OAN यह I हो गया, आपतन कोण हो गया। कोण CAB ये अपवर्तन कोण R हो गया। अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तित किरण AB है और ये CAN अभिलंब है, तो CAB कोण जो है ये अपवर्तन कोण R हो गया। हम देख रहे हैं चित्र में CAB R कोण है, तो कोण IAN भी R होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण IAN जो है ये भी R होगा, R के बराबर ही होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इस गोलीय पृष्ठ के बाईं ओर जो माध्यम है उसका वर्तनांक N1 माना है। विरल माध्यम है, ये 1 लिखा हमने जिसको। और गोलीय पृष्ठ के दाईं ओर जो माध्यम है वो सघन माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक N2 है, जिसका अपवर्तनांक N2 है।
चित्र में हमने कोण अल्फा बीटा गामा भी मान रखे हैं। तो वस्तु के द्वारा जो कोण बन रहा है वस्तु के सापेक्ष वो कोण अल्फा माना है, प्रतिबिंब के सापेक्ष जो कोण बना हुआ है वो बीटा माना है, और वक्रता केंद्र पर जो कोण बना हुआ है उसे हमने गामा माना है। छात्रों, चित्र में चमक रहा है O से P तक की दूरी u है, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दूरी ध्रुव P से नापी जाएंगी। तो P से O तक की दूरी u हो गई, और P से I तक की अर्थात प्रतिबिंब तक की दूरी v हो गई, और P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या r हो गई। वक्रता त्रिज्या r है। तो ये हमने चित्र का वर्णन करा जो चित्र में चमक रहा है, और यही हमने लिखा भी है। अब आगे देखिएगा, त्रिभुज, इसमें बहुत सारे त्रिभुज नजर आ रहे हैं। उन त्रिभुजों को हमने समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बिंदु A से जो मुख्य अक्ष है PC उस पर लंब डाल दिया हमने AM, जिसकी ऊंचाई h मान रखी है, चित्र में दिखाई दे रहा है, AM अभिलंब है। तो इस तरीके से हमने त्रिभुज OAC ले रहे हैं। OAC एक त्रिभुज लिया हमने, चित्र में चमक रहा है OAC, और इस त्रिभुज में I जो है वो बहिष्कोण है। बहिष्कोण त्रिभुज के बाहर का बहिष्कोण कहलाता है। और एक नियम है कि त्रिभुज में बहिष्कोण दो अंतः सधुर कोणों के योग के बराबर होता है। इसलिए बहिष्कोण I जो है ये I दो सदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो अंतः कोण I अल्फा और गामा चमक रहे हैं इस त्रिभुज में। त्रिभुज OAC में बहिष्कोण I है और दो सदूर अंतः कोण जो है वो अल्फा और गामा है। तो इसका अर्थ है इस नियम के तहत I बराबर जो हो जाएगा वो अल्फा जमा गामा हो जाएगा। I बराबर अल्फा जमा गामा हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज चमक रहा है, त्रिभुज IAC, त्रिभुज IAC चित्र में चमक रहा है, और इसमें बहिष्कोण स्मॉल r है। IAC में बहिष्कोण स्मॉल r है, और बहिष्कोण दो सदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज में अंतः कोण जो आ रहे हैं वो बीटा और गामा आ रहे हैं। तो r बराबर हो जाएगा बीटा जमा गामा। r बराबर हो गया बीटा जमा गामा। इस तरीके से दो समीकरण बन गए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। छात्रों, इससे आगे का अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं तक हुआ है, आर्टिकल अभी आगे बाकी है बहुत सारी। अभी ये तो हमें अभी चित्र का वर्णन किया है और दो कोण निकाले I और R के लिए दो समीकरण बना लिए हमने, एक समीकरण 1 एक समीकरण 2। आगे का बाद में अगले उसमें पढ़ेंगे।